हाँ, तो पहले ये बताओ एग्जाम्स किसके चल रहे हैं जो इतनी कम स्ट्रेंथ दिख रही मुझे, क्योंकि एग्जाम्स की वजह से आ नहीं रहे हो आप लोग। गुड इवनिंग खुशी। मैम कल केमिस्ट्री का एग्जाम है। अच्छा, केमिस्ट्री का एग्जाम है। नो एग्जाम मैम दिस मंथ है। वेरी गुड बताए। केमिस्ट्री का एग्जाम है कल। यू नीड एनी हेल्प? हो गया है कल। ओके। नो मैम नहीं है एग्जाम अभी। अच्छा गुड। फ्रॉम 26। ओके। तो इफ यू हैव एग्जाम और नो, ठीक है, प्लीज ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम। एटलीस्ट कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। मार्च में होंगी मैम सीधा, मतलब फाइनल एग्जाम्स। सही है, गुड। अच्छा। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दीक्षा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज मेरा पेपर था, कैसा गया? मैम बहुत अच्छा। अरे वाह, बड़ी खुश दिख रहे हो। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। वेरी गुड, अच्छी चीज है। गुड। गुड इवनिंग नताशा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटू। गुड इवनिंग। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है अरे यार, बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं होती है, आधे बच्चों की पता नहीं क्या दिक्कत है। लो भैया ज्वाइन करो। हाँ अब देखो क्या हो रहा है। ओके। हेलो। गुड इवनिंग मैम। हेलो गुड इवनिंग बच्चा, हो गए फाइनली ज्वाइन? यस मैम। चलो, ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहे थे? मैम पता नहीं वो लिंक ही नहीं खुल रही थी। लिंक नहीं ओपन हो रही थी? यस मैम। ओके। आपको हमेशा प्रॉब्लम होती है, आई थिंक पहले भी हुई थी ना ये दिक्कत। यस मैम। एक बार आलम सर से बात कीजिएगा, ठीक है, ओके मैम। कि बार बार ऐसे प्रॉब्लम क्यों आ रही है। क्योंकि मैं आपको मीट की लिंक भेज देती हूँ, बट वही बात है ना, आपके क्लास का लिंक तो डायरेक्ट अवंती फेलो से जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट आईडी मेंशन करनी पड़ती है आपको। अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी मेंशन नहीं की होगी, सीधा आप एंट्री कर रहे हो। तो इट्स बेटर ना आप वहां पर ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पर ये आपकी अटेंडेंस भी लगेगी ना उस हिसाब से। तो एक ओके बार ना, मैम। हाँ, आलम सर को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सर मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो फिर मैम को बोल दो। ये मैं तो आपको लिंक भेज देती हूँ, बट ये है ना, फिर आपकी अटेंडेंस में गड़बड़ हो जाएगी कि आपने क्लास ज्वाइन किया है कि नहीं किया है। ठीक है बच्चा, ओके मैम। तो प्लीज एक बार आलम सर को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। ओके। ओके मैम। हाँ जी, और बताइए आप। आज आप लोगों का लॉस हो गए थे सारे, राइट, कि कुछ रह गए थे? याद है कुछ? बताओ जल्दी। पलक, यस मैम। लॉस सारे हो गए थे? मैम मैंने क्लास ही ज्वाइन नहीं हुई थी। और बताइए फिर दिया। बताओ जल्दी।
गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। कितना हो गया था हमारा शिवानी? लॉज हो गए थे कंप्लीट? बोलो जल्दी। यस मैम। यस मैम। इतनी देर में रिस्पॉन्ड किया है सबने। ठीक है, लॉज हमारे हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट डाल्टन्स थ्योरी। ठीक है, अब डाल्टन्स थ्योरी में क्या हुआ था, कौन बताएगा मुझको? हाँ जी दीक्षा, बोलिए। Ma'am, a matter is made up of atoms which are indivisible and मेरे को ना indestructible. अपनी लैंग्वेज में समझाओ। आप लोगों ने समझा मैम होगा। बोलो। मैम जैसे हम एटम को ना ही बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, बट इसको केमिकल रिएक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और बोलो और। मैम कंपाउंड्स ना एटम्स और सिंपल होल नंबर रेशो के मिक्सचर से बनते हैं। अच्छा, ये डाल्टन ने बोला था। यस, ठीक है। यस मैम। और चलो मैं पढ़ा देती हूँ, कोई बात नहीं। गुड, गुड फॉर योर एफर्ट्स। ओके, कीप कर। ओके, तो बताना कि स्क्रीन किसी को दिखाई दे रही है कि नहीं? स्क्रीन शो हो रही है? नो मैम। यस मैम। नो मैम। यस मैम। किसी को हो रही, किसी को नहीं हो रही? नो मैम। यस मैम। नो मैम। Just a minute. नो मैम। नहीं हो रही? हाँ, यस। give me a second. ये हो क्या रहा है? अभी भी नहीं हो रही? हो रही है मैम। नो मैम। कुछ बच्चों मैम। को हो रही है, कुछ को प्रेजेंट हो रही है। क्या गड़बड़ हो रहा है भाई? अब शो हो रही है? यस यस मैम। अब सबको शो हो रही है ना? मैम। अभी भी नो नहीं? मैम हो रही। यस मैम। हो रही है। मैम हो रही है। मैम नहीं हो रही है। बेटा रिज्वाइन कर, क्योंकि जहां तक है तो सबको होनी चाहिए। फिर से रिज्वाइन कर पे। हम्म, ठीक है। जो हमारी डाल्टन थ्योरी कहती क्या है, सर डाल्टन ने हमारी डाल्टन थ्योरी दी थी यार। उन्होंने अबाउट द एटम्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, गैसेस के बारे में बहुत सारी चीजें बोली थी। ठीक है, तो उन्होंने जो फर्स्ट चीज बोली थी वो ये बोली थी कि जो मैटर है, ठीक है, जब मैटर बनता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से बनता है जिसे हम एटम बोलते हैं। ठीक है, का कहने का मतलब ये था कि हम जो हमारा एटम है हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो है ये सबसे लास्ट में है, मीन सबसे छोटा है, अब इसको कोई फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आगे चल के थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो एटम है, जो एटम है उनका सेम एलिमेंट है, वो उनकी जो प्रॉपर्टी है मतलब हर चीज में वो सेम होंगे। लाइक मैंने बोला जैसे हमारे क्या होते हैं, सेम एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारे कार्बन 12 है, कार्बन 14 है। ठीक है, तो ये क्या है तो कार्बन के ही ना आइसोटोप्स है। ठीक है, तो लेकिन है क्या, उन्होंने बोला अगर ये कार्बन का है तो इन दोनों का सेम साइज होगा, सेम ही शेप होगी और सेम वॉल्यूम होगा, सब कुछ सेम होगा, मीन्स ऑल द प्रॉपर्टीज आर सेम। लेकिन आगे चल के क्या वो गलत हो गया, है ना, क्योंकि कार्बन 12 का अलग काम होता है, कार्बन 14 का अलग काम होता है। ठीक है, तो देयर दीज आर लाइक नो मोर आइडेंटिकल इन ऑल शेप्स एंड लाइक साइज। ठीक है,
नेक्स्ट क्या बोला कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो हर चीज में डिफरेंट रहेंगे। इधर उनका कोई उनका मास भी डिफरेंट होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, लेकिन ये चीज कहाँ पर फेल हो गई, जहां पर बात आई हमारी कार्बन किसकी 14 की और नाइट्रोजन की। कि क्या देखा कि जो कार्बन 14 का मोलर मास क्या था, वो 14 था, और हमारा नाइट्रोजन का मोलर मास था वो भी हमारा 14 निकला। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर उनका जो मास था वो तो सेम निकला, बस मास नंबर ही तो क्या है, डिफरेंट है ना, लेकिन मास तो क्या हो गया, सेम निकला। तो ये वाली थ्योरी भी क्या हो गई, एक तरह से फेल हो गई। नेक्स्ट उन्होंने बोला जो एटम है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट लेती है। हाँ चलो ये ठीक है। उन्होंने नेक्स्ट चीज बोली कि अगर हम कोई कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड कैसे बनाते हैं कि हमने 2 और मोर एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया, ठीक है, और उनको कंपाउंड बना दिया। तो उन्होंने बोला जो कंपाउंड बनेगा, जो उनका रेशियो होगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर्स में होगा। चलो ठीक है, जब हम नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें तो हम ले लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ना हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वहां पर ये सब चीज क्या होती है, ये अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो वहां पर क्या होगी, ये थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज बोली उन्होंने, जो एटम है उनको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग द फिजिकल और केमिकल चेंज। हाँ, ये हमारा किसमें प्रूफ हुआ है, ये थ्योरी हमारी किसमें हुई प्रूफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या बोला था, जो मैटर है नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल चेंज रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला जो हमारे केमिकल रिएक्शन है उसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ कॉम्बिनेशन होगा एलिमेंट्स का, सेपरेशन होगा और रीअरेंजमेंट होगा एलिमेंट एटम्स का। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक बोला। अगर हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में है तो कार्बन और ऑक्सीजन ही ना, है तो कार्बन और ऑक्सीजन ही ना, बने तो हमारे कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमने कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया और हमारे पास वाटर आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ हमारे पास क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्पाउंड। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये थ्योरी सही हो गई। अब उसके कुछ लिमिटेशंस थी जो उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ दी। उन्होंने बोला कि एटम है वो नो मोर इंडिविजुअल रह गया। नो मोर इंडिविजुअल का मतलब कि जो एटम है वो उसके भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं कि जो हमारा एटम है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, और जो उसका एटम का शेप होता है वो क्या होता है, राउंड इन शेप होता है। क्या होते हैं, एटम होते हैं वो राउंड इन शेप होते हैं। और जो हमारे एटम्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, आउटर में होते हैं, ठीक है, और चारों तरफ क्या होते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं ना। ठीक है, तो एटम में क्या हो गया, ये हमारी थ्योरी फेल हो गई कि हम एटम को एक क्या हो गया कि वो एक इंडिविजुअल पार्ट है उसको और नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, उसके भी 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या हुई कि ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गए कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं। ठीक है, इस चीज को क्या हुआ, फेल हो गई इन द लाइक सेंस कि अगर हमारे जो कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप और जो आइसोबार्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करने में फेल। आइसोटोप्स में क्या होता है हमारा, सेम क्या होता है, आइसोटोप एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारा सेम होता है और हमारा मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। आइसोबार में क्या होता है हमारा, एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन मास क्या होता है, मास सेम होता है। Same. लाइक कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन मास तो सेम है, लेकिन क्या हुआ, नंबर डिफरेंट है। तो ये जो हमारा आइसोटोप और आइसोबार की थ्योरी थी ना, इसको एक्सप्लेन करने में हमारे डॉक्टर फेल हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, एक और चीज को, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक और चीज को फेल हो गए कि वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि अगर हम सेम एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो क्या होगा, कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे, मतलब कोई कंपाउंड बना सकते हैं। तो क्या हुआ, आपने देखा होगा अभी मॉडर्न वर्ल्ड में क्या होता है, जब ओ के हम दो तभी तो हमारे O2 बन जाएगी, O3 बन जाएगी। ऑक्सीजन के हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं ना ऑक्सीजन से,
ठीक है ना। मीन्स हमारी सिमिलर गैसेस को भी हम क्या कर सकते हैं, एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर उन्हें कंबाइन कर सकते हैं और उनका वॉल्यूम भी सेम हो तो। गैसेस लॉ में, गैस लुसेक्स लॉ में है ना, ये लुसेक में बोला था ना, क्या वो था कि जो हमारे जहाँ पे हमारा सेम क्या होगा टेम्परेचर और प्रेशर, हमारा क्या होगा वॉल्यूम एक रेशियो की फॉर्म में होगा, है ना। और एवोगैड्रो नंबर ने क्या बोला था, उनका जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा, वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा सेम होगा एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ओके। यस मैम। एक और चीज देखी, अगर हम एटम्स की बम्बार्डमेंट कर दें तो उससे क्या होगी, एक एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू mc²। एक ये चीज उन्होंने प्रूव कर, ठीक है। उन्होंने क्या बोल दिया था कि जब हम बहुत सारे एटम्स का बम्बार्डमेंट कर देंगे तो उससे एनर्जी रिलीज होगी, दैट वो क्या होगी, बोलेगी E इज इक्वल्स टू mc²। ठीक है, E इज इक्वल्स टू mc²। मैम ये तो आइंस्टाइन ने दिया था ना। आइंस्टाइन ने दिया था, लेकिन इन्होंने एक्चुअली इसको भी हमारा प्रूव कर दिया था। अगर हम एटम्स के बारे में बात करते हैं, वो तो आइंस्टाइन ने बोला था E इज इक्वल्स टू, जब इन्होंने क्या कहते हैं, सॉरी डाल्टन्स ने बोला था कि हम बहुत सारे एटम्स को यूज करें तो एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी का आपको पता ही है क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल्स टू mc²। तो उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि जो एटम्स है उनसे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। यस मैम। और जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू mc², ठीक है। यस ओके, मैम। हाँ यस मैम। चलो यस मैम। अब चलो एक एक करके चलो मुझे बताओ क्या थ्योरी थी, क्योंकि पहले बच्चों ने सिर्फ 2 दी थी। अब मुझे अब समझ आया तो प्लीज बताइए एक एक करके। पहला पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला था, बोलिए बोलो, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे तो गलत बात है। कि मैम मैटर बहुत स्मॉल पार्टिकल से बना होता है जो इंडिविजिबल और इंडस्ट्री क्या बोलते हैं, और उनको कोई वो डिस्ट्रक्टिबल होते हैं। इंडिस्ट्रक्टिबल होता है और इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, राइट। आगे यस मैम। और क्या बोला था, Atom is the smallest unit in chemical combination. ओके नेक्स्ट। Atoms of same element are identical in all respects: shape, size, mass, and chemical properties. वेरी गुड। और Atoms can neither be created nor be destroyed during any physical or chemical change. वेरी गुड। और जो अभी Chemical बताया, reaction involve only combination, separation or rearrangement of atoms. वेरी गुड। और लास्ट, Is the smallest unit that takes part in chemical reaction. ये तो हो गया। और एनर्जी रिलीज होती है जो एटम से, जब बहुत सारे एटम्स को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू होती Identical in है? all respects. चलो वेरी गुड, कीप इट अप, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अबाउट द एटम। आपको पता है एटम क्या होता है, आपने अभी अभी बता, ठीक है। किसी भी जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, जो हमारे क्या होता है केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन में जो क्या लेते हैं, पार्ट लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, एटम बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसे बोलेंगे, जो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो हमारी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट लेता है, उसका क्या होता है, एक सब्सटेंस लेंगे, ठीक है, जो क्या होता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होता है। तो मॉलिक्यूल क्या हो गए, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी एलिमेंट कंपाउंड का दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या होता है, कौन बताएगा। अभी हम पढ़ रहे थे ना, जैसे हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। एटॉमिक मास क्या होता है, हाइड्रोजन का जैसे 1 हो गया, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 हो गया, नाइट्रोजन का कितना 14 हो गया, ऐसे करते ना। तो एटॉमिक मास, और ये एटॉमिक मास आए कैसे, मैं बताती हूँ। जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो बताता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम द मास ऑफ वन एटम हेवियर है किससे, कार्बन 12 के मास से, कार्बन 12 के 1/12 से, ठीक है, मास ऑफ कार्बन 12।
मतलब इससे कितना ज्यादा हैवी है। अब बोलोगे मैम ये क्यों लिया? देखो, पहले जब हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालते थे ना, तो हम ले लेते थे हाइड्रोजन का रेफरेंस। किसका रेफरेंस लेते थे हम? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। लेकिन क्या हुआ, हाइड्रोजन के रेफरेंस से क्या हो गया, जो वेट स्केल था वो किसी का इक्वल आ रहा था, किसी का कुछ, तो बैलेंस नहीं होता था। ठीक है, तो आगे चल के जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड आया, तो उसमें क्या हुआ, जो कंपैरिजन होने लग गया वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से होने लग गया। 1/12 का मतलब है कि मैंने लाइक दिस इज ना पिज्जा लाइक, ओके, पिज्जा शेप बना दिया, तो मैंने क्या किया, कार्बन के 12 पार्टीशन कर लिए। ठीक है, कार्बन को 12 हिस्सों में बांट दिया। मीन्स हर एक हिस्सा एक दूसरे के बराबर है। दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस वन, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज दिस वन, इस टाइप से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब कार्बन 12 को लेने के बजाय हम एक हिस्से को ले लेते हैं वो कंपेयर करने के लिए। इस हिस्से को क्या बोलते हैं हम? 1/12 पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? 1/12। कैसे? क्योंकि हमने एक ही हिस्सा लिया है ना, और इसके टोटल कितने पार्टीशन थे? 12। तो फ्रैक्शन लिखते हैं ना, पार्ट एज एन होल। होल नंबर में से जब हम किसको पार्ट ले लेते हैं उसे बोलते हैं हम फ्रैक्शन। तो हमने 1/12 पार्ट ले लिया कार्बन का। ठीक है, 1/12 पार्ट ले लिया कार्बन का, उसको कंपेयर किया उस किससे? मास ऑफ वन एटम। ठीक है, तो वो होता है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, अब एटॉमिक मास की यूनिट होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब कोई मुझे बता सकता है कि ये आई कहाँ से? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम कहाँ से आया? कौन बताएगा? बताइए। कल एक क्वेश्चन था कि जब हम किसी का मास निकालते हैं तो किसका कंपैरिजन करते हैं, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, किसका करते हैं? कुछ ऐसे टाइप से क्वेश्चन था ना। हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो हम किससे करते हैं? कुछ क्वेश्चन था पेपर में, बताओ इसका क्या आंसर था? बोलो, अरे बोलो। प्रोटॉन, यस। ठीक है, प्रोटॉन्स, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो AMU है, ये हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन है। किसके? कार्बन की। कैसे? जब हमने रेफरेंस ही कार्बन 12 का लिया है। ठीक है, रेफरेंस हमने किसका लिया है? कार्बन 12 का। अब देखो, अब मैं बोल रही हूँ कि जो 1 AMU है वो क्या है? वो 1/12 पार्ट है किसका? मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, अब देखो, जो मास ऑफ कार्बन 12 है वो 12 कैसे आया, मैं बताती हूँ। जब हमारे क्या होता है, एक एटम है, प्रोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ऐसे चक्कर काट रहे हैं, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनके हमारे क्या हो गया, एक न्यूक्लियस में आ गए। अब जो हमारा कार्बन 12 है वो 12 हुआ क्योंकि उसमें 6 ही हमारे प्रोटॉन होते हैं, 6 ही हमारे न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो विच इज इक्वल टू 12। अब 12 कैसे कंबाइन करेंगे? अब जानते हो, जो प्रोटॉन होता है उस पर कुछ चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल जीरो होते हैं। होते कि नहीं होते? न्यूट्रॉन, देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, राइट? यस मैम। यस मैम। तो ये देखा, ये भी 6 प्रोटॉन है, ये भी 6 न्यूट्रॉन है, क्यों ना इनको कंबाइन कर दें, क्योंकि इनका तो कुछ चार्ज होता नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो ये हो गया 12 मास, लाइक प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन का मास। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस वैल्यू को पुट करना है कार्बन 12 में। ये 1/12 था, कार्बन 12 में कितना आ गया? 12 एंड मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो उसकी वैल्यू होती है ये 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, यही होती है वैल्यू। ठीक है, तो जब हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 AMU क्या आ गया, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, अब समझ आया कहां से आया ये लॉजिक? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, मैम। अब हमारी अब एटॉमिक मास है तो उसमें किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी क्या यूनिट होती है? एटॉमिक मास यूनिट या फिर यू। यू क्या होता है हमारा?
यूनिफाइड मास। ठीक है, अब मेरा एग्जांपल है कि अगर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU है तो उसका एक्चुअल वेट क्या होगा। एक्चुअल वेट ये होगा, जो AMU की हम वैल्यू पुट कर देंगे वही हमारा एक्चुअल वेट हो जाएगा। अब उसने बोला कि एक्चुअल वेट निकालो 10 एटम्स का, तो 10 के क्या 10 से मल्टीप्लाई कर दो उस एक्चुअल वेट को, वही हमारे 10 एटम्स का वेट हो जाएगा। ठीक है, वही हमारे क्या हो जाएगा, 10 एटम्स का वेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक नई चीज आती है कि हमने बात करी थी हमारे किसकी, एटॉमिक मास की। किसकी बात करी हमने, एटॉमिक मास की। अब बात करते हैं हमारे रिलेटिव एटॉमिक मास की। कोई मुझे बताएगा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? बताओ। जो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो हमारे एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ठीक है, कैसे? रिलेटिव एटॉमिक मास हमारा निकलेगा, अगर मैंने बोला कि एटॉमिक मास, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 AMU। अब इस AMU को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये हो गया 1। अब मैंने इस ग्राम को भी चेंज कर दिया, किसमें, ग्राम होता है दिस नंबर, ये क्या है कोई बताएगा मुझको? N और नीचे A, ये बताओगे कौन क्या है ये? एवोगैड्रो नंबर। यस, ये होता है एवोगैड्रो। A4 हमारे एवोगैड्रो होते हैं और N होता है नंबर। इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 होती है ना। चलो, अब ये हुआ जब मैंने इसकी ग्राम की वैल्यू लिखी 6.02 इंटू 10⁻23, ये 23 है, ये 24 है, माइनस क्या आया 10⁻⁻1 वैल्यू थी। जब आप इसको होल को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 1। तो क्या हो जाएगी, जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, जो हमारा कहाँ से आया, एटॉमिक मास से। तो कहने का क्या मतलब है, वन मोर थिंग, और रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो जो हमारा रिलेटिव, जो हमारा एटॉमिक मास होता है वही हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। बस फर्क इतना है, एटॉमिक मास को AMU में रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कोई यूनिट नहीं होती है। अब एक और बात आती है हमारी ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब हम किसी भी एलिमेंट को एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम्स, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, जो इक्वल होता है हमारे एटॉमिक मास के। बस यूनिट क्या होती है, इन ग्राम्स। क्या होती है, ग्राम्स। ठीक है, तुम लोग सो रहे हो क्या? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। यस, किसने बोला? बड़ा है, मतलब सच में सो रहे थे? कौन था, जल्दी बताओ कौन था? हम सो नहीं रहे हैं। अच्छा, तो फिर इतने साइलेंट मोड में क्यों भाई? ध्यान ध्यान से से सुन रहे हो, समझ आ रहा है? मैम हेडेक हो रहा। यस मैम। हेडेक हो रहा है तो मेडिसिन ले लो भाई, एक डिस्प्रिन। ठीक है। अब मैंने क्या बताया, जो हमारा एटॉमिक मास होता है वही हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है और वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास होता है। बस इसकी यूनिट क्या होती है, AMU, इसकी होती है ग्राम। देयर इज नो यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि जो मेरा O2 है, O2 है, इसका एटॉमिक मास बताओ, रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, ग्राम एटॉमिक मास बताओ। चलो बताओ, O2 का क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, कैन यू टेल मी? बोलो। 7. ओ, 16. वैसे तो मैंने 16 सुना था, लेकिन इसके दो मॉलिक्यूल से तो 16 इंटू 2 कितना होगा बेटा? 32। 32। 32।
अब ये 32 मैंने बोला एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है तो क्या उसमें होगा AMU। अब मैंने पूछा रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कोई भी यूनिट नहीं, सेम होता है एटॉमिक मास के 32 ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज कॉल्ड 32 ग्राम। नेक्स्ट पूछू, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सोडियम, Yes, ma'am. सोडियम 23. वेरी गुड। अब इसके तीनों चीज बताओ। ग्राम भी बताइए, एटॉमिक भी बताइए और रिलेटिव भी बताइए। बोलो बोलो। रिलेटिव भी सेम ही होगा। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होगा 23 AMU, ग्राम क्या होगा 23 ग्राम। ठीक है, अब चलो, अब बात कर देते हैं हम मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कौन बताएगा? मॉलिक्यूलर मास बताइए, मॉलिक्यूलर मास बताओ भाई क्या होता है। Molecular mass is defined as the algebraic sum of atomic masses of elements present in molecule. वेरी गुड। तो हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे मैंने कार्बन और ऑक्सीजन ली थी, ठीक है, तो कार्बन के कितने हो गए 12, ऑक्सीजन के 32, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। मीन्स जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, मीन्स जब हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, उनके मासेस को कंबाइन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मॉलिक्यूलर मास मिलता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उस सब्सटेंस है उस पर्टिकुलर टाइम में, उस कितना टाइम उसके मास का जो 1 मोल जो मास है मॉलिक्यूल का, वो कितना हैवी है, किससे अगेन कंपैरिजन होगा 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, वो हमारा होगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय कार्बन 12। इसका वजह तो हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वही हमारा क्या होता है 1 मोल के इक्वल होता है 1 मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे, जैसे मैंने बोला मॉलिक्यूलर मास वही होता है हमारा किसके इक्वल, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब मैं बोल रही हूँ अमोनिया, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, बोलिए। बोलो, नाइट्रोजन का काम कितना होता है, इसका मास कितना होता है नाइट्रोजन का, अभी कंपैरिजन करा था ना आइसोटोप, कार्बन 14 और नाइट्रोजन का करा था 17 अमोनिया। वेरी गुड। ये क्या होता है, नाइट्रोजन के 14 हो गए, हाइड्रोजन के 3, तो इतना हो जाएगा 17। तो अमोनिया कितना है 17, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 17 AMU, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 17, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 17 ग्राम। ठीक है, मैं बोलूं H2SO4, इसका कितना होगा बच्चा मॉलिक्यूलर मास। चलो आप मैं मॉलिक्यूलर मास से पूछ लेती हूँ तुम लोगों से, बड़ी बोलो H2SO4 का, बोलो जल्दी बोलो। मैम H2SO4 का होगा 98। वेरी गुड, H2SO4 का है 98, तो मॉलिक्यूलर मास AMU वैसे 98 रिलेटिव और ग्राम 98 ग्राम। चलो ग्लूकोज का बताओ, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12। H12O6. चलो निकालो इसका कितना होगा, चलो 180. करो कैलकुलेट। 180. क्या
मैम 180। वेरी गुड। तो इसका क्या होता है हमारा 180। ठीक है, तो इसका मोलेकुलर मास 180, रिलेटिव 180 वो एएमयू में, और दैट वन इज इन ग्राम। ओके, दैट वाज इन ग्राम। ये तो हो गया हमारा एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, मैंने बोला कि मेरी क्लास में ना लाइक 3 स्टूडेंट्स हैं, उनका वेट है लाइक 30, 40 एंड 50। अब मैंने बोला कि एवरेज वेट निकालो, तो क्या करोगे? 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे कर दोगे ना, यस मैम। और आप Yes, ma'am. एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमारा एवरेज एटॉमिक मास, इसका क्या मतलब है? पहले ही चीज देखो, जैसे हमने एवरेज लिया तो हमने क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट नंबर लिए ना, तो आप सीधा आइडिया लगा सकते हो कि एवरेज ऑर्टिकल मास उनका निकलेगा जैसे हमारे आइसोटोप्स हैं। कहाँ है? जो हमारे एलिमेंट्स किस फॉर्म में मिलते हैं? हमारे आइसोटॉपिक फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो उनका एवरेज, क्योंकि और सबका तो हमको दिया हुआ होता है, लाइक हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के भी होते हैं, लेकिन हमने 1 निकाला। 1 ही क्यों निकाला? ऑक्सीजन 16 होता है, क्यों होता है? कुछ कार्बन 12 से कंपेयर किया ना, 1/12 ऑफ कार्बन, तब मिला हमको। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? जो एलिमेंट्स होते हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स फॉर्म होती हैं, ठीक है, उनका हम क्या निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है, अब एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले निकालेंगे, लाइक हमने ना एक इस टाइप के क्वेश्चन था कि हमारी जो क्लोरीन है, क्वेश्चन दिया है कि हमारे जो क्लोरीन है, क्लोरीन का वेट दिया हुआ है। ठीक है, जो 35.5, क्यों है? क्योंकि इसके क्या होते हैं, अब किसी ने सोचा कि क्लोरीन का वेट 35.5 है, क्यों है भाई? ये ही क्यों है, कुछ अलग क्यों नहीं है? आंसर देखो, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, उनकी एक अलग अलग अबंडेंस होती है। तो जो हमारा जो क्लोरीन 35 है, उसकी अवेलेबिलिटी 75% है, और जो क्लोरीन 37 है, उसकी अवेलेबिलिटी 25% है। तो हम करेंगे क्या? जो इनका मोलर मास है, ठीक है, जो इनका है, उसको 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 75% को सिंपल में कन्वर्ट कर दो तो 0.75 आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा? 35 इंटू 0.75, ठीक है, प्लस 25 इंटू 37 डिवाइडेड बाय कर देंगे उसको 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 35.5। 35.5, वेरी गुड। ठीक है, 35.5। तो ये क्या होगा हमारा? एवरेज ऑर्टरिक मास होगा किसका? क्लोरीन का। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, दूसरे होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हुआ? यस बेटा, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे हमारे टेबुलर फॉर्म दी हुई होती है। ठीक है, जहाँ पे हमारा मोलर मास दिया होता है और नीचे में अकरेंस दे रखी है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। ठीक है, जैसे हमने आर्गन का आइसोटोप पूछा, उसकी एवरेज एटॉमिक मास बताओ आर्गन का। उसने क्या हुआ? आइसोटोप्स दे दी, ठीक है, उनका मोलर मास दे दिया, उनकी अबंडेंस दे दी। अब आपको सिंपली करना क्या है? जितनी अबंडेंस है उसको मल्टीप्लाई करना है आइसोटोपिक मोलर मास से, सिंपल। इसका इससे कर दो, इसका इससे, एंड देन ऐड कर दो। इसमें डिवाइडेड बाय 100 नहीं करना। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा मोलर मास ऑफ आर्गन। और मोलर मास निकालते हैं, किसमें निकालते हैं? ग्राम पर मोल। किसमें निकालते हैं हम? ग्राम पर मोल निकालते हैं ना। Yes, ma'am. चलो ये क्वेश्चन करो जरा, अपने आप करना, डोंट डू चीटिंग चीटिंग। चलो,
33.45, नो, और बताओ, कैलकुलेशन करो। 35.46, यस सलोनी, गुड। तन्वी बेटा, आप ज्वाइन कर रहे हो, फिर लेफ्ट हो जाते हो, फिर ज्वाइन कर रहे हो, क्या हुआ? नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? इसमें मैम पता नहीं क्या हो रहा है मैम, कभी लेफ्ट हो जा रहा है कभी। तो प्रॉब्लम हो रही होगी। यस बेटा, 35.46, वेरी गुड। तो अब आपने देखा यहाँ पे ना क्लोरीन का हमें मास दे रखा है कि 34.9 है, एक हमारा क्या है 36.9 है। और तो आप लोगों को पता है कि हमारा क्लोरीन 35.5 होता है, ठीक है, तो वो तो आप अपने आप बता दोगे, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़े तब क्या करोगे? यहाँ पे 24 को 25 कर दो, ठीक है ना, या फिर ऐसे लिख दो 0.24 कर दो, 0.75 कर दो। यहाँ पे 36.9 है, इसको 37 कर दो, ठीक है, 37 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारी वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली 35.4 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करना तो आप लोगों को आता ही है, शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई करना है तो देखो 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले, ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसका कैरी आगे जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी यहाँ लिखो, कैरी आगे जाएगा, एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सिंपल एक लाइन में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो गया कि हमारे ग्राम्स में निकालते हैं। अब बात करते हैं हमारी कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मोलर वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम होता है जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रखा है किसने, बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे बोलते हैं ग्राम मोल वॉल्यूम या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मेरी CO2 गैस, ठीक है, इसने बताओ कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, तो आप किससे कंपैरिजन करोगे, दैट 22.4 लीटर एट STP, ठीक है ना, तो इसका कंपैरिजन ये हो जाएगा 44 लीटर से, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा CO2 का ग्राम मोलर वॉल्यूम, ठीक है, यस मैम। ओके। Yes, ma'am. अब बात करते हैं हमारे इक्विवेलेंट मास की। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है जैसे हमने कोई भी मतलब एलिमेंट लिया, कोई भी सब्सटेंस लिया, उसका जो मास है, ठीक है, जो मास है वो कंबाइन करेगा विद द अदर पार्ट, विद द लाइक, अगर हमने ले लिया कि कार्बन है, ठीक है, जो कार्बन है, जो कार्बन का मास ऑक्सीजन से कितने पार्ट से कंबाइन करेगा CO2 बनाने के लिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, अब हाइड्रोजन हमारा ले लिया तो वो ऑक्सीजन के साथ कितने पार्ट में कंबाइन करेगा, वो होता है हमारा इक्विवेलेंट मास, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, EM। ऑन द अदर हैंड जो क्वांटिटी होती है उसे उसे बोलते हैं, इसमें किसमें निकालते हैं हम, ग्राम्स में, ठीक है, जो न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट होता है किसके किसके, इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट मास या फिर ग्राम इक्विवेलेंट। और उसको नंबर कैसे निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास के, मास ऑफ दैट सब्सटेंस, ऑब्वियसली जब मास होता है तो हमेशा ऊपर ही आता है, मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस, मास निकालना है और उस सब्सटेंस का ग्राम में इक्विवेलेंट मास निकालना है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट मास। अब नेक्स्ट हमारे जो इक्विवेलेंट मास है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में कैसे मिल, लाइक लिक्विड हो गया, गैस हो गया, एसिड बेस हो गया, आयरन कैटायंस होते हैं, इन सब में कैसे वर्क करेगा। जो किसी भी एलिमेंट का अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली हमारा एटॉमिक मास, ठीक है, जो हमारा मास होता है डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी। अब वैलेंसी का क्या मतलब होता है, कौन मुझको बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी?
बोलो जल्दी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कि जब नंबर ऑफ एटम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के कंबाइन करते हैं विद द अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, उसे बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? बेसिकली उसे क्या बोलते हैं हम? मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही होती है हमारी वैलेंसी, ठीक है ना। जैसे CO2, मैंने बोला कि कार्बन का निकालना है, तो कार्बन कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाय इस कंप्लीट का 44, ऐसे करके ये हो जाएगी इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट। कि मैंने कार्बन का इक्विवेलेंट मास निकालना था, तो हमने क्या हुआ? कार्बन का एटॉमिक मास लिया, और जो उसमें किसके साथ कंबाइन हो रखा था? कार्बन ऑक्सीजन के साथ ना, तो टोटल कितना हो गया? 44। तो ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट एलिमेंट। अब है इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। जहां पर एसिड और बेस की बात आती है ना, अगर एसिड हो तो हम उसकी जो कंपैरिजन करते हैं हम बेसिसिटी के, क्योंकि बेसिसिटी क्या बताती है कि कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना। और एसिडिटी क्या बताती है कि OH ग्रुप में कितने वन मॉलिक्यूल हमने रिप्लेस करके हैं, ठीक है ना। यही तो होती है बेसिसिटी और एसिडिटी, होती कि नहीं होती भैया? तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? बहुत गलत बात है, रिस्पॉन्ड करो तो मेरे को भी थोड़ी सी क्लास में इंटरेस्ट आए, वरना मैं ऐसे लग रहा है बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ, तुम लोग कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, ऐसे नहीं होता। यस तो बोल दिया करो, जब कुछ पूछो तब भी नहीं बोलते हो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड का कैसे निकालेंगे? उस एसिड का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ दैट। बेस कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एंड देन एसिडिटी। अब होते हैं NaCl, जो हमारी सॉल्ट होता है उसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? अब सॉल्ट में देखा कि जो ये क्या है NaCl, अब NaCl का फॉर्मूला मास वही मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है, दैट इज 58.5 डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, क्योंकि हमारे क्या होते हैं, जो हमारे ये NaCl होता है उसमें क्या होते हैं? कैटायंस और एनायंस होते हैं, आयंस में आता है, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है? क्यूबिकल फॉर्म में होता है। जब हम इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? क्यूबिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो NaCl में क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, चार्ज हैं। तो वो हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, कौन बताएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई लेता है, ठीक है। जहां पर क्या होते हैं, जो कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा इक्विवेलेंट मास क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का? लाइक फॉर्मूला मास, ठीक है, लाइक जैसे NaCl है उसका फॉर्मूला मास ले लिया। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं या फिर टोटल चार्ज कितना है उन पे, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो बेसिकली इक्विवेलेंट मास होता है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, वो चेंज होता रहता है विद द मीडियम ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना, कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, किसमें चलते हैं। तो वो क्या हो गए हमारे, चेंज होते रहते हैं। क्या हो गया? इक्विवेलेंट मास किसके? कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के चेंज होते रहते हैं, ठीक है, वेरी होते हैं। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. काफी है आज के लिए। आई थिंक थक गए हो, अभी एक और क्लास लेनी है आप लोगों को। Yes, ma'am. यस मैम। मैम Yes, थक ma'am. गए हो? नो मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक तो रोते रोते कर रही है कि मैम हमें बख्श दो, ऐसे बोल रहे हो। स्ट्रेंथ तो देखो 38 है बस क्लास की, 38 39 ऐसे होती है तुम्हारी। हम कल एग्जाम
अच्छा चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो चलो। मैं भी आप लोगों से ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रही, पढ़ लो चलो। गुड नाइट। मैम केमिस्ट्री राइट। क्या बेटू दिया? गुड नाइट मैम। गुड नाइट बेटा। केमिस्ट्री गुड नाइट Good बेटा। night, ma'am. जिनका एग्जाम है गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। एग्जाम दो, अच्छे से प्रिपेयर करो। Good night. गुड नाइट बिट्टू। गुड नाइट। गुड नाइट बिट्टू। Good night, ma'am. गुड नाइट बिट्टू। बाय मैम। बाय बच्चा।